देखने में क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लग रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको शेप दिख रही है, इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन इन्होंने बोला है कि साथ में टेंजेंट भी होनी चाहिए। टेंजेंट मतलब जो डिस्क है उसके किसी पॉइंट से पास होनी चाहिए, टच होते हुए पास होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम जो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वो अभी की सिचुएशन के लिए तो ठीक है, चल जाएगा, बट ये दोनों जो पार्टिकल्स है ये फिक्स नहीं है। जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, वैसे ये हो जाएगा एक्स फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज हम सॉल्व करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस को, और ये बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये चैप्टर कंप्लीटली पढ़ चुके हैं देन ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, बिकॉज इन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस का लेवल तो ऊपर जाएगा ही, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि अभी भी चैप्टर में कहाँ पर क्या कमी रह गई। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रोड रोटेटिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज आई। हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोड है और इसके एक एंड से एक एक्सिस पास हो रही है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो कुछ इस तरह होगी। और इस एक्सिस के अबाउट ये जो रोड है वो रोटेट हो रही है। ओके, सेम रोड इज बेंट इनटू अ रिंग and its moment of inertia about the diameter is I1। ये मेरे पास एक रिंग है जो मैंने इस रोड से बनाई है। साइड व्यू देख रहे हैं इसलिए थोड़ा ओवल शेप बना रहे हैं, और ये इसका डायमीटर हो जाएगा। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, और इसके अबाउट रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I। हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ओके, अब इन्होंने लेंथ नहीं दी है रोड की, मान लेते हैं कितना है L। ओके, और इसका मास कितना है रोड का, M। अब इस कंडीशन के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है M L स्क्वायर बाय 3। ओके, अब यहाँ पर ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। बात करें रिंग के लिए, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब हम रिंग के डायमीटर के अलोंग चेक करते हैं, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है R, जब इसके डायमीटर के अलोंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये आता है mr स्क्वायर बाय 2। ओके, हमें क्या करना है, I और I1 का रेशियो निकालना है। ओके, लेकिन यहाँ L कितना है, R कितना है, ये तो हमें नहीं पता। ओके, इन्होंने क्या बोला है कि देखो हमारे पास एक रोड थी और इस रोड से हमने क्या बनाया है, रिंग बनाया है। ओके, तो अगर हम मान रहे हैं कि लेंथ कितनी है रोड की L, तो इस रोड से जब हम रिंग बनाएंगे तो दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए। देखो हमें क्या करना है, जो रिंग है इसकी रेडियस है, ओके, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये हमें पता होना चाहिए। ये जो लेंथ है रोड की, इन दोनों के बीच में कनेक्शन पता होना चाहिए, बिकॉज हमें क्या निकालना है, रेशो, और रेशो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास एल और आर के बीच में एक कनेक्शन होगा। तो वो कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है रोड थी, रोड से इन्होंने क्या बनाया है, रिंग को। तो यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, लेंथ ऑफ रोड। ओके, उस सिचुएशन में ये क्या आ जाएगा, 2πr इक्वल्स टू L। ओके,
तो यहां से हमारे पास r की क्या वैल्यू आ जाती है, L/2 पाई। तो L और R में तो रिलेशन आ गई। बात करें मास की, क्या वो सेम रहेगा? तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो रोड थी उस पूरी को इन्होंने यूज किया है और उससे इन्होंने रिंग बनाई है, तो जितना मास रोड का था उतना ही मास फिर किसका आएगा, रिंग का आएगा। ओके, तो प्लेस कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज में R को। I/I1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 3 और ये mr² बाय 2। m से m कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2/3 L²। r की वैल्यू को प्लेस करेंगे, कितना आएगा L/2 पाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। मास कब तक सेम रहेगा, जब तक हम पूरी रोड को यूज कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा किया कि रोड का एक पोर्शन हमने यूज किया है रिंग बनाने के लिए, मतलब पूरा मास यूज नहीं किया है, तो डेफिनेटली फिर ये m भी चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर इज I। हमारे पास एक डिस्क है और उसके डायमीटर के अराउंड हम क्या देख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगेन कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ये डिस्क है, बीच से खाली नहीं है। ओके, मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, r है। ओके, तो इस डायामीटर के अराउंड अगर हम इसका क्या निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना है I। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्क की। ओके, और ये एक्चुअली में होता कितना है, अगर मास m है, रेडियस r है, तो ये हो जाएगा mr²/4। ठीक है, जितना रिंग का होता है उसका हाफ होगा। ओके, आगे क्या बोला है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। देखो हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है, तो ये इसका प्लेन हो गया। ओके, या फिर हाँ वैसे ही देख लेते हैं, ये इसका प्लेन हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी, वो कहीं से भी पास हो सकती है, कुछ इस तरह से होगी, है ना। अगर ये मेरे पास एक डिस्क है, ये इसका प्लेन है, तो इस तरह से जो भी एक्सिस आएगी वो परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगी। लेकिन इन्होंने बोला है कि साथ में टेंजेंट भी होनी चाहिए। टेंजेंट मतलब जो डिस्क है उसके किसी पॉइंट से पास होनी चाहिए, टच होते हुए पास होनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, ये एक इस तरह से एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, टेंजेंट का मतलब क्रॉस ना करे, टच करते हुए जाए। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इसको टच करते हुए एक लाइन को हमने ड्रॉ किया और वो क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है बिकॉज ये हमारा प्लेन है और ये कुछ इस तरह से पास हो रही है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, इसको हम आई नोट मान लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये, देखो हमने यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ी थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या था उसमें, जिस एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके इक्वल किसे रखोगे, वो जो ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, रिंग है, रोड है, जो भी है, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, प्लस करना है
मास इंटू आर स्क्वायर। अब ये आर कौन सी डिस्टेंस है, देखो अगर हमारे पास जो लाइन है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा डिस्क का वो यहाँ होगा इसके सेंटर में, है ना। बिकॉज जो शेप है वो हर डायरेक्शन से एक जैसी है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास इसके एग्जैक्टली सेंटर पर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करनी है, जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फाइनली, उसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, बट पास कहां से होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, इसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए और जिसके अराउंड हमें निकालना है उसके पैरेलल होनी चाहिए। ओके, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम आर प्रोनाउंस करेंगे। ओके, इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे आर प्रोनाउंस करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें कि ये डिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो हम देख सकते हैं कि ये वही होगी जो इसकी रेडियस होगी, क्योंकि डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क में हम रेडियस को मेजर करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस। तो यहाँ पर जो आर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल आर के, रेडियस ऑफ डिस्क के। सेकेंड थिंग, यहाँ पर हमारे पास जो मास होगा वो हमें पूरी डिस्क का ही लेना है जिसकी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, एक्सिस चेंज होने से मास चेंज नहीं होगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है इस एक्सिस के अबाउट लेंगे, कैसे ड्रॉ किया है वो हम समझ चुके हैं। ये कितना हो जाएगा, ये होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, तो ये वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं, कितना आ जाएगा, आई नोट एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2। ओके, अब इसका क्या करना है, यहाँ पर हमें आई दिया हुआ है और ये एक्चुअली में होता क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 4, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, बिकॉज ना तो हमें मास बताया गया है ना रेडियस बताई गई है, तो मास और रेडियस को हम आई के टर्म्स में लिख सकते हैं बिकॉज आई हमें दिया हुआ है। ओके, तो फ्रॉम 1 हम क्या कर सकते हैं, एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4i, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, फ्रॉम 2 आई नोट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4i इंटू 3/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, a thin rod of length L and mass m is bent at its midpoint into two halves so that the angle between them is 90। हमारे पास इनिशियली एक रोड थी, मास कितना दिया हुआ है इसका m और लेंथ l। अब इसको इन्होंने बेंड किया है और इस तरह से कि ये 90 डिग्री पर आ गई है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो बात करें इस वाले पोर्शन की लेंथ की, ये कितनी हो जाएगी अब L/2, और ये भी कितनी हो जाएगी L/2। बात करें मास की, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो इसका मास कितना हो जाएगा m/2 और इसका भी मास कितना हो जाएगा m/2। ओके, एंगल कितना है दोनों के बीच में 90। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ inertia of bent rod about an axis passing through the bending point। बेंडिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिफाइंड बाय टू हाफ्स ऑफ द रोड।
देखो इन दोनों हाफ की अगर हम बात करें तो ये किस प्लेन में आ रहे हैं, जो बोर्ड का प्लेन है। ओके, उसी प्लेन में ये दोनों रोड्स हैं। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब अगर हम इस मार्कर को एक्सिस माने देन ये कुछ इस तरह से पास होनी चाहिए। ये जो एक्सिस है इसके अराउंड हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रोड का। पॉइंट समझ में आया। एक्सिस लेनी है बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्सिस चाहिए होगी जिसके अबाउट हमें निकालना है। तो ये वो एक्सिस है जो इन दोनों रोड्स के परपेंडिकुलर है। ओके, साथ में किस पॉइंट से पास हो रही है, ये जो इनका बेंडिंग पॉइंट है इससे। तो सिचुएशन किस तरह की आ रही है, ये अगर मेरे पास एक रोड है, ये इसका एक एंड है, इस एंड से पास होने वाली एक एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, ये एक रोड है और ये एक एक्सिस है जो इसके रोड के परपेंडिकुलर है और इसकी सिर्फ एक एंड से पास हो रही है। इस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो इसके लिए यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लेते हैं, m l स्क्वायर बाय 3। तो वही अब हमें यहाँ पर लेना है, क्या करना है, हमें टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो किस किस का लेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो रोड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस रोड 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये क्या हो जाएगा, m/2 l/2 होल स्क्वायर 1/3। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इसका भी मास कितना है m/2, लेंथ कितनी है l/2, इसका स्क्वायर करेंगे और साथ में क्या आएगा 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा m/2 l स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/3। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, बिकॉज इन्होंने रोड का बोला था, पूरी रोड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बट अब रोड कैसी है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, वो 90 डिग्री पर बेंड हो चुकी है। तो उस स्टेट में फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं, दोनों पोर्शंस का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और फिर उनको ऐड कर दो। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, the distance of the center of mass of T-shaped plate from O is nearly equal to। हमें एक टी शेप दी हुई है और इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। और कहाँ से निकालना है, ये जो O पॉइंट दिया हुआ है इससे हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। तो कैसे करें, देखने में क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लग रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको शेप दिख रही है इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये एक रोड जैसा लग रहा है, इसको आप अलग कर लीजिए, ये कितना है 2 मीटर। ओके, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर। इसके एग्जैक्टली मिड में यहां पर हमारे पास ओरिजिन है। ओके, और अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें तो ये हमारे पास है 1 मीटर। अब आपको ये जो पूरी टी शेप है इसका सेंटर ऑफ मास मेजर करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस रोड का तो आप बता सकते हो। ये कैसी है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर में, मतलब यहाँ पर, है ना। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, तो इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, इसके सेंटर पर, जहां पर इसके डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे। तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो इसका तो हमें सेंटर ऑफ मास मिल गया। ओके, कितनी डिस्टेंस पर है, इसको अगर हम मेजर करें, ये वाला हम O से मेजर करेंगे, ये वाली डिस्टेंस। अब क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, इस पॉइंट की हम इससे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y1। और ये कितनी आ जाएगी, ये देखो डायग्राम में दिया हुआ है, ये कितना है 1 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर।
ओके, नेक्स्ट। अब यहीं पर हमारे पास एक और रोड दी हुई है। इसकी थिकनेस कितनी है? ये देखो ज़रा, ये यहाँ पर 3 मीटर है इस साइड भी 3 मीटर है। ये बीच का हमें पता चल ये बीच का हमें पता चल जाए देन हमारा काम हो जाएगा। ये पूरा कितना है? 8 मीटर। यहाँ पर देखो ये कितना है पूरा 8 मीटर। नीचे देखो ये इतना है 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, तो बीच में कितनी डिस्टेंस आ रही होगी? 3 + 3 6, 8 - 6 मतलब 2। ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर। अब ये भी दूसरी कैसा लग रहा है? रेक्टेंगुलर शेप की तरह। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा? इसके सेंटर में, जहाँ इसके डायगोनल्स कट करेंगे। ओके, तो इसको हम x2 बोल सकते हैं। अगेन इसकी भी ये जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, कहाँ से मेजर होनी है? O से। अब यहाँ पर अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें इस लाइन की तरह, तो ये जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है ये एग्जैक्टली इसी लाइन पर आ रहा है। देखो यहाँ पर फिगर में एग्जैक्टली मिड में ये डॉटेड लाइन को ड्रॉ किया गया है और एग्जैक्टली मिड में ही ये सेंटर ऑफ मास आएगा। ओके, हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो कहाँ से चाहिए? ओरिजिन से। ओरिजिन कहाँ पर लिया है? ओरिजिन है हमारे पास ये O पर। ये तो हमें इस बार क्या चाहिए होगा? ये वाली डिस्टेंस लेनी है। ये भी कैसी है? वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? y2 बोल सकते हैं। ये आप ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे और अगर y एक्सिस पर कर रहे हो तो y कोऑर्डिनेट। और अगर पॉइंट x और y दोनों के कहीं बीच में लाई कर रहा है देन वहां पर आपको x कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और y कोऑर्डिनेट भी। करना क्या है? जो भी आपको शेप दी हुई है अगर उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, पार्ट्स में डिवाइड करके आपको कुछ ऐसी शेप मिल जाए जिनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आप जानते हो। जैसे अगर आपको एक सर्कल मिल जाए, एक डिस्क मिल जाए, एक रोड मिल जाए, इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप जानते हो, तो यहाँ से आप वो निकाल सकते हो, देन आप उनको ऐड कर सकते हो। ओके, तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? ये हाइट बता सकते हो कितनी होगी? देखो ये कितना होगा? इस रेक्टेंगल का हाफ है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ओके, मतलब अगर हम इस शेप में बात करें तो 3 मीटर मतलब यहाँ की हम बात कर रहे हैं, इसको हम y2 बोल रहे हैं। तो ये तो कितना हो गया? 3 मीटर। ऊपर का कितना है? 2 मीटर। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक है ना? ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता ही है कितनी है? 2 मीटर। ये वाली हमें जाननी थी। ये जो रेक्टेंगुलर शेप है हमारे पास उसका मिड पॉइंट y होगा। y2 मतलब उसका सेंटर ऑफ मास मिड में होगा। मिड में होने का मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है? 6, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालना है, दोनों y एक्सिस पर आ रहे हैं तो हम y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को यूज कर रहे हैं। ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मास नहीं दिए हैं, दोनों के मास इक्वल ले लेते हैं। कितना? m कॉमन आ जाएगा। y1 कितना है हमारे पास? y1 है 1 मीटर प्लस y2 कितना है? 5 मीटर डिवाइडेड बाय m प्लस m 2m हो जाएंगे। कितना आएगा? 6/2 इक्वल्स टू 3 मीटर। ये सेंटर ऑफ मास बता सकते हो कहां पर आएगा? ये जो ओरिजिन है इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पर। तो देखो इसको हम यहां लिख लेते हैं। ये मेरे पास y1 आया था, ये y2, ये पूरा कितना है? 2 मीटर। हमें कितना चाहिए? 3। तो यहाँ कहीं पर हमें ycom मिल जाएगा। ओके, ये
कोऑर्डिनेट्स अलग-अलग निकालने के बाद आप कुछ इस तरह भी देख सकते हो, ये मेरे पास ओरिजिन है और ये एक पूरी लाइन है मेरे पास। यहाँ पर एक y1 है, सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर दूसरा सेंटर ऑफ मास है y2। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो y1 और y2 हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है, इनका सेंटर निकालना है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो इस तरह से बिहेव करता है कि जो वो पूरी शेप है उसका पूरा मास इस एक पॉइंट पर, इस एक सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, इस पूरी शेप का सेंटर ऑफ मास बोला कि यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये आ गया y1 पॉइंट। इस पूरी शेप का बोला कि यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये आ गया y2 पॉइंट। ओके, और अब हमारे पास ये जो दो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई है, इनका सेंटर अब हमें फाइंड करना है। तो इनका सेंटर किससे फाइंड करना है, ओड से। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। आपके पास और कोई शेप दी हुई है, सपोज इस तरह की कोई शेप दी हुई है, यहाँ पर x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन आप ले सकते हो। ओके, और ये मेरे पास इस तरह से 3 रोड रखी हुई है। और इसका आपसे सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाए, देन आप यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हो। इसका सेंटर ऑफ मास अलग निकाल लीजिए, इस पोर्शन का, इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग आपको पता चल जाएगा। इसका इसके सेंटर में लाई करेगा, इसका इसके सेंटर में, और यहाँ इसके सेंटर में। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ओवरऑल 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, आपके पास ओरिजिन दिया होगा। ठीक है, तो इन सब से आप ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब निकाल के इनका ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास है वो निकाल सकते हो। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें आपके पास x कोऑर्डिनेट भी होंगे, y भी होंगे, तो आपको एक बार y के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एक बार x के लिए। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फिगर शोज द पोजिशंस एंड वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स if the particles move under the mutual attraction of each other, then the position of center of mass at t equals to 1 second। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, और कितने टाइम पर निकालना है, 1 सेकेंड पर। ओके, सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाल सकते हैं, ये होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम जो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वो अभी की सिचुएशन के लिए तो ठीक है, चल जाएगा, बट ये दोनों जो पार्टिकल्स है ये फिक्स नहीं है, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। दूसरा जो इनकी वेलोसिटी है वो भी इक्वल नहीं है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बट अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम जो भी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे इस फॉर्मूला से, वो एक टाइम के लिए तो एग्जैक्ट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, बट हमेशा के लिए नहीं, टाइम के साथ में चेंज होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो वाला पार्टिकल है ए, इसकी पोजीशन क्या है, x इक्वल्स टू 2 मीटर, और इसकी पोजीशन क्या है, 8 मीटर। तो ये 2 मीटर 8 मीटर किसी ओरिजिन से मेजर किए गए होंगे। मान लेते हैं ये मेरे पास एक ओरिजिन है O, ये मेरे पास पार्टिकल A है, और ये यहाँ पर पार्टिकल B है। ये डिस्टेंस है 2 मीटर, और यहां से ये डिस्टेंस है 8 मीटर। और ये कब की बात हो रही है, एट
t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। जब हमने इसको देखा तब हमने बोला कि अभी 0 सेकेंड पर हम इसको मेजर कर रहे हैं। अभी ये इनकी सिचुएशंस है, ए पार्टिकल यहाँ पर है, बी पार्टिकल यहाँ पर है। तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ये एम ए एक्स ए प्लस एम बी एक्स बी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी। एम ए कितना है, दोनों के मास 1 kg है तो ये 1 हो जाएगा। एक्स ए कितना है, एक्स ए मतलब जो पार्टिकल ए है उसकी पोजीशन कहां से, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगी 2 मीटर प्लस 1 इंटू ये हो जाएगी 8 मीटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। देखो यहाँ पर ओरिजिन तो आपको चाहिए होगा, अगर उन्होंने दिया है तो अच्छी बात है, वरना आप जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग अपने लिए एक ओरिजिन वहां पर आप फिक्स कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, 10/2 इक्वल्स टू 5 मीटर। मतलब यहाँ पर जब हम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड की बात कर रहे हैं, जब हमें इनकी एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आया है, 5 मीटर पर। किससे 5 मीटर पर, ओरिजिन से। तो अगर ये ओरिजिन है तो इससे 5 मीटर पर यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास आ जाता है। ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, और इन दोनों से जो सिस्टम बना उसका सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही एक वेलोसिटी से डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इनका जो ये सेंटर ऑफ मास है ये भी मूव करेगा। तो अब क्या करें, हमें कहाँ पे निकालना है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर। यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये जो वेलोसिटी आ रही है इनकी, ये किसकी वजह से आ रही है, म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण आ रही है। म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण आ रही है मतलब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नहीं, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और एक्सटर्नल फोर्स ना होने का मतलब F0 है। F0 होने का मतलब यहां से जो एक्सीलरेशन आएगा किसका, सेंटर ऑफ मास का, वो भी 0 होगा। ये फॉर्मूलाज हमने देखे थे जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था। ओके, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं, तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। ओके, आपको चाहे जो भी लग रहा है कि मुझे आता है, याद है, बट स्टिल एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ये आ जाएगा, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी की टर्म में लिखे तो कुछ ऐसा आता है। और जब चेंज वेलोसिटी में 0 है, दैट्स मीन जो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम अगर जानना चाहते हैं एट टी टाइम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है वो हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, पोजीशन में चेंज कितने का आ रहा है, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा फिर, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, x डैश con इक्वल्स टू v con। इसको 1 प्लेस करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब जितनी इसकी वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फाइनली अगर हम देखें, हमें क्या चाहिए, पोजीशन
ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हमें कहां से मिल जाएगी, XCOM प्लस x डैश COM से। कैसे? हमें पता है कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो यहां से फाइनल पोजीशन क्या आ जाएगी, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या है, ये XOM, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, ये। तो यहां से हम इस फॉर्मूले को यूज करके ये निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम अगेन क्या है कि ये तो हमें पता है कितना है, 5 मीटर। XCOM कितना है, VCOM, लेकिन VCOM कितना है ये तो हमें नहीं पता। तो क्या करते हैं, इतनी वैल्यूज को रख देते हैं अभी, 5 प्लस VCOM, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। और अब हमें क्या चाहिए, VCOM की वैल्यू, तो वो निकाल लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इतना। हमें क्या निकालना है, VCOM। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, M VCOM इक्वल्स टू, यहाँ पर जो M है वही क्या है, MA प्लस MB, जितने भी मासेस है उनका जो सम होता है। ओके, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, VCOM की वैल्यू कितना आएगा, मास ऑफ पार्टिकल ए कितना है, 1 kg, वेलोसिटी कितनी है 5, 1 इंटू 5, डायरेक्शन क्या है आई कैप, विद डायरेक्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट प्लस करेंगे, MB कितना हो जाएगा 1, और VB कितना हो जाएगा 3, डायरेक्शन, मास 1 है, वेलोसिटी 3 है, और डायरेक्शन कितनी है माइनस आई कैप, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 आई कैप डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1 आई कैप। ओके, और क्या लिख सकते हैं, सिंपली आई कैप लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए एज अ मैग्नीट्यूड। एज अ मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या रह जाता है, जो डायरेक्शन के साथ में लिखा हुआ है कोफिशिएंट है उसका, यहाँ पर डायरेक्शन का कोफिशिएंट कौन है 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रॉम 1 ये क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको हम लिख देते हैं x फाइनल इक्वल्स टू, ये है 5। क्वेश्चन है हमारे पास, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 2 kg आर एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of side root 3 meter. If one of the particles is removed, the shift in the center of mass is. अब शिफ्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले इसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, वैसे ये हो जाएगा x फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो ये हमारे पास मेन एक्सप्रेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ है और फाइनली कहाँ है, देन हम क्या बता पाएंगे, शिफ्ट। तो 4 x इनिशियल, क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2, 3 पार्टिकल्स हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर क्या है ट्राइएंगल, 3 पार्टिकल्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो 3 पार्टिकल्स वाले फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। किस तरह से है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं पार्टिकल 1 है, ये 2 एंड ये 3, तीनों को मास कितना है 2 kg।
तो सबका मास कितना है? 2 kg है। ओके, और ये जो ट्राइंगल है इसकी साइड्स कितनी है? इक्विलेटरल है, सब इक्वल होंगी, √3। ओके, अब हमें यहाँ पर इस फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए? मासेस चाहिए, वो है हमारे पास, साथ में पोजीशन चाहिए। पोजीशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं? किसी फिक्स पॉइंट से। अब फिक्स पॉइंट तो हमें नहीं दिया है, तो क्या करते हैं, इनमें से ही किसी एक एंड को सेंटर मान लेते हैं, ओ कंसीडर कर लेते हैं, और उससे फिर बाकी सारे पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन हम फाइंड करेंगे, और इसी के रेस्पेक्ट में फिर हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताएंगे। ओके, तो हमने इस पार्टिकल, आप किसी भी पार्टिकल को ले सकते हैं, हमने इस पार्टिकल को लिया है। देन अगर हम बात करें x1 की, वो कितना हो जाएगा? x1 मतलब पार्टिकल 1 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 0। बात करें x2 की, ये कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? √3 मीटर। ओके, तो x2 कितना आ जाएगा? √3 मीटर। बात करें इस पार्टिकल की, इसकी डिस्टेंस कितनी है? अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि क्या आप ये वाली डिस्टेंस निकालने वाले हो? बिकॉज उस सिचुएशन में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? एक्स के। तो हमें कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए होगा? एक्स का। तो एक काम करते हैं, ये एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ट्रायंगल हमारा किस तरह से है? कुछ इस तरह से। ओके, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 1 है जिसको हमने कहां पर लिया है? ओरिजिन पर, और ये पार्टिकल 2। अब हम सिर्फ इनकी एक्स पोजीशन नहीं देखेंगे, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट देखेंगे। बात करें इसकी, क्योंकि ये खुद ही ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0। मतलब एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस वो भी 0, वाई एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस वो भी 0। बात करें x2 की, सेकेंड पार्टिकल की, एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है इसकी? ये वाली, ये कितनी है? √3 मीटर। वाई एक्सिस पर ये जो सेकंड पार्टिकल है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? वाई एक्सिस पर तो है ही नहीं, तो डिस्टेंस कैसे आएगी? तो ये कितना है? 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये है √3 0। जो फर्स्ट प्लेस पर लिखा होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो सेकंड प्लेस पर लिखा होगा वो वाई कोऑर्डिनेट। बात करें इसकी, थर्ड पार्टिकल की, ये एक्स एक्सिस पर अगर हम इसको माने, देन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? ठीक है, इसकी पहले एग्जैक्ट पोजीशन देख लो। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वाई के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, जब आप इसको, इस वाले एंड को यहाँ इसके बेस से कनेक्ट करोगे, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी? √3/2, और ये भी कितनी आएगी? √3/2। तो अगर हम इसके x कोऑर्डिनेट की बात करें, किसकी? x3 की, तो ये कितनी आ जाएगी? √3/2 मीटर, है ना? सिर्फ ये वाली डिस्टेंस। बिकॉज यहाँ पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसने इस पॉइंट पर कट किया, तो ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर वो हमें देखना है। और क्योंकि ये पूरी लेंथ जो है कितनी है? √3, इसका ये हाफ होता है, बिकॉज ये जो ओवरऑल शेप है ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये कितना हो जाएगा? √3/2। सिमिलरली हमें क्या देखना है? ये देखना है। अब ये कैसे देखें? देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट हमें मिला, तो यहां से यहां तक की हमें क्या देखनी है? डिस्टेंस।
अब ये जो डिस्टेंस है यही क्या हो जाएगी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। इसको हम h से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकाल ले तो हमें उसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, लेकिन किसका? पार्टिकल 3 का। मतलब हमें y3 की पोजीशन मिल जाएगी। ओके, तो ये कैसे निकाल सकते हैं? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? इस तरह की हमारे पास पोजीशन बन रही है, ये √3/2 है। ये हमें निकालना है जिसको हम h बोल रहे हैं या y3 बोल रहे हैं। और ये वाली साइड कितनी है? इन तीनों की हम बात कर रहे हैं √3। ये कितना है? 90। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कितना आएगा? ये पार्टिकल 1 है हमारे पास, यहाँ पर पार्टिकल 3 है और ये एंगल है 60। ओके, तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ये कितना हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 इक्वल्स टू 3/4 प्लस h स्क्वायर। तो हाइट कितनी आ गई है? 3/2 मीटर। तो यहाँ से जो y3 है वो कितना आ जाएगा? 3/2 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, इसको नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे थे? x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, सब m सेम है तो उनको बाहर निकाल सकते हैं। x1 कितना है? 0। यह आ जाएगा √3 प्लस √3/2 डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 3m। m से m कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सब इक्वल हैं। तो यहाँ से जो हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा किसका? सेंटर ऑफ मास का, वो कितना आ जाएगा? √3/2 मीटर। और ये कहाँ से आया है? ओरिजिन से √3/2 मीटर पर। ओके, नोट कर लीजिए। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं? y कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पर y1 कितना है? 0। y2 कितना है? 0। अगर y3 भी 0 आ जाता तो हमें y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ट्रायंगल का, इसमें 3 मास है और अगर तीनों मासेस के y कोऑर्डिनेट 0 आ जाते तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना आता? 0। अब क्योंकि यहाँ पर एक नॉन जीरो आ गया है तो अब हमें वो चेक करना पड़ेगा। ओके, तो कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ये? y1 0 है, y2 भी 0 है, y3 कितना है? 3/2 और m3 कितना है? 2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 3m। तो ये क्या आ गया हमारे पास? y कोऑर्डिनेट। और ये भी कहाँ से आया है? ओरिजिन से 1/2 मीटर की डिस्टेंस पर। नोट कर लीजिए। ये हमारे पास क्या आ गया है? इनिशियली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास है √3/2 पर और y कोऑर्डिनेट है 1/2 पर। इसको हम x इनिशियल और y इनिशियल भी बोल सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? y इनिशियल और इसको x इनिशियल। ओके, नोट कर लीजिए इतना। आगे क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पर आपने जो 3 पार्टिकल्स लिए हुए हैं उनमें से एक को रिमूव कर दो और देन चेक कर लो कि आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना शिफ्ट हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये 3 पार्टिकल्स हैं, इनमें से किसी एक को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है किसे रिमूव करना है, तो हम किसको रिमूव कर रहे हैं? थर्ड को। जब थर्ड पार्टिकल ही नहीं है तो उसका मास भी नहीं होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स भी नहीं होंगे।
तो उस सिचुएशन में हम इनको भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और अब क्या निकाल सकते हैं, अगेन सेंटर ऑफ मास। जो अब ये नया सिस्टम बचा है टू पार्टिकल्स का, इसका सेंटर ऑफ मास। ओके, कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, m1 कितना है, 2 है, x1 कितना है, 0, प्लस m2 कितना है, 2 है, और x2 कितना है, √3, डिवाइडेड बाय 2 ही मास है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2m, 2 इंटू 2, 2 मास है, दोनों का मास भी कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा, 2√3/4, और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट, और वो भी कौन सा है, फाइनल वाला, √3/2। वाई कोऑर्डिनेट भी चेक कर लेते हैं। अब देखो, जैसा मैंने अभी बोला था कि जितने पार्टिकल्स हैं, अगर उन सबके वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाए, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है, अब उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, वो भी सेम ही आएगा। ओके, तो यहां से अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन की, ओके, इतना नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए, जब हम शिफ्ट निकाल रहे हैं, तो शिफ्ट हम एक्स कोऑर्डिनेट में अलग से निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में अलग से। तो यहाँ पर अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, फाइनली कितना है, √3/2, और इनिशियली कितना था, ये भी √3/2 था, तो ये कितना आ गया है, 0। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, y फाइनल सेंटर ऑफ मास माइनस y इनिशियल सेंटर ऑफ मास, ये कितना आ जाएगा, फाइनली कितना है, 0, और इनिशियली कितना है, 1/2, तो ये कितना आ गया, -1/2। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर, इतना शिफ्ट हुआ है। कैसे हुआ एक बार देख लेते हैं। ये मेरे पास ट्राइंगल था, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, y कोऑर्डिनेट था √3/2। देखो, ये पूरा कितना था, विद एक्सिस बना लेते हैं, थोड़ा इजीली आप समझ पाओगे। ये ओरिजिन था, और अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, तो ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी है, √3, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, √3/2 पर। बात करें y कोऑर्डिनेट की, ये कितना है, 1/2, ये पूरा कितना है, 3/2 आया था, हमें 1/2 चाहिए, तो ये अराउंड इतनी हाइट पर आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, तो इनिशियली अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखना चाहते हैं किसके, सेंटर ऑफ मास के, तो ये जो पॉइंट आया है, इससे लाइन ड्रॉ करनी है, इससे लाइन ड्रॉ करनी है, जहां पर कट करेंगे वही हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो इनिशियली ये था हमारे पास, इसको हम आई लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइनली कहां पर गया है, फाइनली एक्स फाइनल कितना हो गया है, √3/2, तो ये तो अभी भी यहीं पर है, इस पोजीशन पर। y की बात करें अगर, तो y अब कितना हो गया है, यहाँ पर आ गया है 0 पर। तो देखो, √3/2 मतलब ये, तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं,
इससे पास होने वाली, y मतलब 0 मतलब यहाँ पर इससे पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करेंगे, ये क्या आ जाएगा? फाइनल। तो इनिशियली यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पर आ गया। शिफ्ट कहाँ हुआ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इनिशियली यहाँ पर था हमारे पास सेंटर ऑफ मास, फाइनली यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन आया। जब आप अगर आपको एमसीक्यूज दिए होंगे देन आप देखोगे वहां पर हो सकता है नेगेटिव साइन वो ना दे, देन उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो आपको क्या बता रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता देन मतलब था कि ये वाई एक्सिस की आप जो बात कर रहे हो उसमें ऊपर की डायरेक्शन में, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं शिफ्ट में, यहाँ पर सिर्फ वाई की। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की साइड मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।